नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र कुमार मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर, राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय बौंली। चीन की विदेश नीति की विशेषताएं अपन देख रहे थे। चीन की विदेश नीति में वैश्वीकरण के युग में कुछ परिवर्तन हुआ है, जिसको आज अपन देखेंगे। आज के वीडियो में अपन देखेंगे कि वैश्वीकरण के युग में चीन ने अपनी विदेश नीति में क्या परिवर्तन किया है। सोवियत संघ चीन मतभेदों के बाद चीन का झुकाव अमेरिका की तरफ हुआ है। इसके कारण 1982 में उसने वैश्वीकरण को अपनाया है और उसी के अनुरूप चीन ने अपने नवीन संविधान का निर्माण किया है और अपनी विदेश नीति में परिवर्तन किया है। एक एक करके अपन देखेंगे कि चीन की विदेश नीति में क्या परिवर्तन किया है। सॉफ्ट फॉरेन पॉलिसी, इस नीति के तहत चीन उग्र चारा छड़ी की नीति के स्थान पर वार्ता सहयोग की नीति पर बल दे रहा है। जैसे सीमा विवाद पर भारत के साथ उच्च स्तरीय वार्ता कर रहा है। भारत चीन के मध्य सीमा वार्ता 1988 में जॉइंट वर्किंग ग्रुप की स्थापना के साथ प्रारंभ हुई थी और 2003 से सीमा विवाद पर उच्च स्तरीय वार्ता हो रही है। डोकलाम विवाद के बाद में या डोकलाम विवाद के समय भी अपन ने देखा कि भारत और चीन के मध्य किसी प्रकार का कोई बड़ा विवाद न होकर वार्ता के माध्यम से या उच्च स्तरीय वार्ता के माध्यम से उसका निपटारा हुआ। तो चीन ने अपनी पुरानी व चाड़ा व छड़ी की नीति के स्थान पर सॉफ्ट फॉरेन पॉलिसी को अपनाया है। चीन की वर्तमान की विदेश नीति या वैश्वीकरण के युग में विदेश नीति में सर्वप्रथम ध्यान उसने अपने आर्थिक हितों की पूर्ति पे दिया है। तो चीन की विदेश नीति की दूसरी विशेषता अपन कह सकते हैं हार्ड डिप्लोमेसी पर बल। हार्ड डिप्लोमेसी पर बल, वैश्वीकरण अपनाने के बाद चीन सैनिक व राजनीतिक हितों की तुलना में आर्थिक हितों पर अधिक बल दे रहा है। इसलिए वह चीन में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को अधिक से अधिक बढ़ावा दे रहा है और इसके लिए वह सेज का निर्माण कर रहा है। सेज मतलब स्पेशल इकोनॉमिक जोन। दुनिया में जो सेज का कॉन्सेप्ट है वो चीन ने ही दिया है। तो चीन स्पेशल इकोनॉमिक जोन विकसित करके प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को अधिक से अधिक बढ़ावा दे रहा है। हार्ड डिप्लोमेसी के तहत चीन क्षेत्रीय आर्थिक संगठनों में अधिक से अधिक भागीदारी कर रहा है। हार्ड डिप्लोमेसी के अनुरूप चीन अपने आर्थिक हितों की पूर्ति के लिए अधिक से अधिक क्षेत्रीय आर्थिक संगठनों में भागीदारी कर रहा है। जैसे आसियान प्लस 3 के तहत आसियान देशों के साथ शिखर बैठक कर रहा है। इसी के साथ एपेक एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, एससीओ
संघाई सहयोग ऑर्गेनाइजेशन, ACD, BCIM आदि का भी सदस्य रहा है। सार्क में भी वह पूर्णकालिक सदस्य बनने का प्रयास कर रहा है। तो ये जो जितने भी क्षेत्रीय संगठन है, क्षेत्रीय आर्थिक संगठन है जितने भी ये, इनमें चीन प्रवेश करके अधिक से अधिक अपने हितों की पूर्ति करने का प्रयास कर रहा है। आसियान हो, चाहे एपेक हो, SC हो, BCIM हो, चाहे ACD हो, इन सब में या सार्क हो, इन सब में प्रवेश करके अपने अधिक से अधिक आर्थिक हितों की पूर्ति करने का प्रयास चीन कर रहा है। तृतीय विश्व के देशों के साथ आर्थिक संबंधों का विस्तार करने के लिए तृतीय विश्व का देशों का नेतृत्व करना चाहता है। इसलिए ही वह वर्तमान में नाम की बैठकों में भाग ले रहा है। ब्रिक और ब्रिक्स में भी भाग ले रहा है। दक्षिण एशिया में नीति। दक्षिण एशिया में एक पक्षीय भारत विरोधी नीति न अपनाकर आर्थिक कूटनीति अपना रहा है। चीन दक्षिण एशिया में एक पक्षीय भारत विरोधी नीति न अपनाकर आर्थिक कूटनीति अपना रहा है, क्योंकि आर्थिक दृष्टि से वह भारत को भी महत्वपूर्ण मानता है। इसलिए भारत के साथ आर्थिक संबंध बढ़ा रहा है। भारत का बाजार चीन के लिए बहुत बड़ी संभावनाएं व्यक्त करता है, इसलिए भारत के साथ वह आर्थिक संबंध नहीं बिगाड़ना चाहता। चीन भारत के साथ आर्थिक संबंध नहीं बिगाड़ना चाहता। चीन के राष्ट्र प्रमुखों ने समय समय पर भारत की यात्रा की है और भारत के साथ व्यापार बढ़ाने पर विशेष जोर दिया है। भारत और चीन के मध्य विभिन्न सीमा विवाद होने के बावजूद भी चीन भारत से अपने आर्थिक संबंधों को निरंतर बढ़ाना चाहता है। पूर्वी एशिया के प्रति नीति। वर्तमान में पूर्वी एशिया में जापान के प्रति कठोर नीति नहीं अपना रहा है। जापान के साथ भी वार्ता करने का प्रयास कर रहा है और वह उत्तरी कोरिया पर दबाव डालकर वार्ता की नीति अपनाने पर बल देता है, जैसे उसने परमाणु मुद्दे पर उत्तरी कोरिया पर दबाव डाला था। दक्षिण पूर्वी एशिया के प्रति नीति। चीन आसियान क्षेत्र में अपना एकल प्रभुत्व बनाए रखना चाहता है, इसलिए वह भारत, अमेरिका, रूस के इस क्षेत्र में बढ़ते प्रभाव को रोकना चाहता है। आसियान क्षेत्र में चीन भारत, अमेरिका और रूस के प्रभाव को रोकना चाहता है, इसलिए उसने ASEAN+3 में भारत को सम्मिलित करने का विरोध किया था और दक्षिणी चीन सागर के मुद्दे पर भी अमेरिकी विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन से कहा था कि यह हमारा द्विपक्षीय मुद्दा है। मतलब दक्षिणी पूर्वी एशिया यूँ कहें कि आसियान क्षेत्र में चीन अपना एकल प्रभुत्व बनाए रखना चाहता है और वह अमेरिका, रूस और भारत का इस क्षेत्र में बढ़ते हुए प्रभाव का रोकना चाहता है। विश्वीकरण के दौर में चीन की विदेश नीति में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन ये आया कि चीन बहुधर्मीय विश्व की स्थापना पर बल देता है। वर्तमान युग में चीन विश्व में बहुधर्मीय विश्व का समर्थन करता है। इसी संदर्भ में वह ब्रिक, रिक में भागीदारी कर रहा है
वह अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में विभिन्न मुद्दों पर अमेरिकी विरोधी दृष्टिकोण अपना रहा है। जैसे अमेरिका ने ABMT संधि का उल्लंघन कर राष्ट्रीय प्रतिरक्षा प्रणाली का विकास किया, तो उसने रूस के साथ 2002 में रक्षा मैत्री संधि की। सीरिया के मुद्दे पर भी वह रूस के साथ अमेरिका विरोधी दृष्टिकोण अपना रहा है। WTO में नीति। विश्व व्यापार संगठन में चीन भारत के साथ विकासशील देशों के अनुरूप नीति अपना रहा है, इसलिए वह भी सब्सिडी को समाप्त करने का विरोध कर रहा है। और नियो की स्थापना का समर्थन कर रहा है। समाजवादी देशों के साथ संबंध। चीन वर्तमान में समाजवादी देशों क्यूबा, वेनेजुएला, कजाकिस्तान व मध्य एशिया के देशों के साथ अपने राजनीतिक संबंधों के साथ साथ आर्थिक संबंधों का भी विस्तार कर रहा है। जैसे शंघाई सहयोग संगठन में मध्य एशिया के देशों के साथ सहयोग कर रहा है। इस प्रकार देखें तो वैश्वीकरण के युग में चीन की विदेश नीति सॉफ्ट होने के साथ साथ आर्थिक हितों पर आधारित बन गई है। तो अब वैश्वीकरण के दौर में अपन ऑल ओवर देखें तो चीन अपने आर्थिक हितों को बढ़ावा देने का प्रयास कर रहा है, अपने आर्थिक हितों को साधने का प्रयास कर रहा है, और अपनी जो उग्र और साम्राज्यवादी या उग्र युद्धवादी नीति थी उसको वो कहीं संतुलित करके और अपने आर्थिक हितों की अधिक पूर्ति करके और अपने हितों की पूर्ति कर रहा है, या यूं कहें कि हार्ड डिप्लोमेसी अपनाकर अपने आर्थिक हितों की पूर्ति कर रहा है। धन्यवाद। जय हिंद।